हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता ही है कि हमने स्टार्ट कर दिया है टेक्सटाइल पढ़ना। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन साइंस को पूरी तरह से कवर अप किया है, वो भी क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि थ्योरी की क्लासेस तो हमने पहले ही कर रखी थी। कल हमने स्टार्ट कर दिया है टेक्सटाइल को पढ़ना और आपको पता है कि टेक्सटाइल की जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो पहले ही हो चुकी हैं। तो इस बार हम प्रैक्टिस के माध्यम से अपने पूरे के पूरे टेक्सटाइल को कवर अप करेंगे। कल आपकी इंट्रो क्लास थी। आप में से जिन्होंने भी इंट्रो क्लास नहीं लिया है, एक बार जाकर ज़रूर लें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमें क्या-क्या पढ़ना है और लगभग कितने दिनों में हम अपने पूरे के पूरे टेक्सटाइल को कवर अप कर लेंगे। तो इंट्रो क्लास लेना बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक? आज से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट को करना। तो आज की आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो सेट नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपिक थे उनके, यानी कि जैसे कि टेक्सटाइल की हिस्ट्री के बारे में समझेंगे हम। साथ ही साथ जो हमारे फाइबर के प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में समझेंगे, यानी कि क्वेश्चन के माध्यम से ही समझने वाले हैं सारी चीज़ों को। तो पेन और नोटबुक ज़रूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपकी थ्योरी की क्लासेस में रह गई हैं, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हर दिन आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा, क्योंकि बहुत ही खोज-खोज के क्वेश्चन आपके निकाले गए हैं, ठीक? तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और आप काउंट करते रहिएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, वस्त्र के कार्य क्षमता से तात्पर्य है। ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके बुक के हैं, कुछ क्वेश्चन सेल्फ मेड हैं, यानी कि यहाँ पर आप मिक्स क्वेश्चन पाने वाले हैं। तो वस्त्र के कार्य क्षमता से क्या तात्पर्य होता है? क्या वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन होता है? क्या वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षक होता है? क्या व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, जब हम वस्त्र की कार्य क्षमता की बात करते हैं तो वस्त्र की कार्य क्षमता से तात्पर्य ये होता है कि वस्त्र की मजबूती और वस्त्र का टिकाऊपन। हमारा वस्त्र जो है वो कितना मजबूत है और वो कितना टिकाऊ है, उसमें वो कितना टिकाऊपन उसमें होता है। आपको पता है, अगर हम यहीं पर बात करें कि वस्त्रों की विशेषता, या हमसे पूछा जाए कि वस्त्रों को धारण करने के लाभ क्या हैं, तो उसमें आपके सुंदरता आ जाएगी, आकर्षक आ जाएगा, व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि आ जाएगा, समाज में मान प्रतिष्ठा आ जाएगा। ये सारे के सारे विकल्प आ जाते हैं, बट हमें ध्यान ये देना होता है कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कह रहा है, आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि क्यों? वस्त्र से व्यक्तित्व के निर्माण में सफलता मिलती है, समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है, व्यक्ति सुंदर, आकर्षक एवं स्मार्ट दिखना चाहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आज हमारे समाज में वस्त्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, या जो वस्त्र की महत्व है वो क्यों बढ़ गई है? क्योंकि व्यक्ति समाज में क्या करना चाहता है? खुद को सुंदर दिखाना चाहता है, आकर्षक दिखाना चाहता है, अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहता है। तो समाज में वस्त्र की महत्व इसलिए बढ़ गई है। हालाँकि आपको पता है कि इससे आपका व्यक्तित्व निखर कर आता है। समाज में आपको एक उचित स्थान भी मिलता है, लेकिन ध्यान रखेंगे आपका जो उपयुक्त आंसर होगा, या जो आपका एक सही आंसर होगा वो होगा, व्यक्ति सुंदर, आकर्षक और स्मार्ट दिखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी है भी नहीं, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। गर्मी के मौसम के लिए गहरे रंग का सूती वस्त्र अच्छा होता है, हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा होता है, रेशमी वस्त्र अच्छा होता है, या फिर कृत्रिम वस्त्र अच्छा होता है? आपको पता है कि यहाँ पर 2 चीज़ों को समझेंगे। क्या?
एक तो रंग के बारे में समझेंगे, हालाँकि आप ये रंग के चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि गर्मी के मौसम में हमें हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जबकि जब हम बात करें ठंडी की, तो ठंडी के मौसम में हमें गर्म रंग का उपयोग करना चाहिए, ठीक? लेकिन जब यहाँ हम कपड़े की बात करेंगे, तो जो हमारे रेशमी वस्त्र होते हैं या जो हमारे कृत्रिम वस्त्र होते हैं, ये हमें ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करते हैं, अर्थात हम इनको गर्मी में नहीं पहन सकते हैं। तो जो सबसे उपयुक्त होगा आपके गर्मी के मौसम के लिए, वो होगा आपका हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा होता है। आपसे पूछा जाता है कि बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त वस्त्र कौन-सा होता है? तो ध्यान रखेंगे बच्चे के लिए सूती वस्त्र उपयुक्त होता है, ठीक? बाकी गहरे रंग का, तो गहरे रंग के वस्त्र का उपयोग आप ठंडी के मौसम में करते हैं। रेशमी वस्त्र को भी हम गर्मी में ना धारण करके ठंडी के मौसम में धारण करते हैं। कृत्रिम वस्त्र भी हमारे गर्मी में धारण करने लायक नहीं होते हैं, ये ठंडी में अच्छे होते हैं, ठंडी में हम इन सारे वस्त्रों को पहन सकते हैं, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहा जा रहा है फैशन और शैली, ये दोनों शब्द आपने सुना होगा। फैशन एंड स्टाइल, ये दोनों शब्द आपने सुन रखा है। जब हम फैशन थ्योरी पढ़ते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पर? बालकों पर पड़ता है, प्रौढ़ एवं वृद्ध व्यक्ति पर पड़ता है, युवक और युवतियों पर पड़ता है, या फिर उपरोक्त सभी पर पड़ता है। तो जब हम बात करते हैं फैशन और शैली की, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किसे करते हैं? कभी ये वृद्धों को फैशन जो होते हैं, फैशन और शैली वृद्धों को नहीं, बल्कि ये युवक और युवतियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो फैशन और शैली, इनके माध्यम से सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? युवक और युवती, किशोर और किशोरी, ठीक? ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सर्वाधिक मजबूत प्राकृतिक रेशा है। अगर हम बात करें कि इसमें से सबसे ज़्यादा मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन-सा है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना तो आपका लिनन है और ना ही आपका रेशम है। है क्या? रेयॉन है आपका, जूट है आपका, कपास है आपका, ऊन है आपका। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे तीनों के तीनों प्राकृतिक जगत के ही अंतर्गत आते हैं। रेयॉन क्या है? रेयॉन आपका ये मानव निर्मित रेशा होता है, मानव के द्वारा बनाया गया सेलुलोजिक रेशा होता है। सबसे मजबूत जो रेशा होगा वो आपका कपास का होता है। कपास क्या होता है? तो कपास आपका प्राकृतिक जगत में पाया जाने वाला इन रेशों में से सबसे अधिक मजबूत रेशा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्या, कि ये कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे, क्योंकि मतलब कारण क्या था कि जब प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनना स्टार्ट किए थे, ठीक? वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी, शरीर सुंदर व आकर्षक दिखता था, शर्म व लज्जा वश वे वस्त्र पहनते थे, या फिर सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी। जैसा कि आपको पता है कि ये सारे कारण होते हैं हमारे वस्त्रों को धारण करने के। हम अपने आप को सुंदर आकर्षक दिखाना चाहते हैं, और आपने इसके सिद्धांत यानी कि वस्त्रों के सिद्धांत में पढ़ रखा है लज्जाशीलता का सिद्धांत, ठीक? शर्म एवं लज्जाशीलता का सिद्धांत। समाज में हमें इससे मान प्रतिष्ठा मिलती है। अभी आप कहीं चले जाइए और एक 2 लोग हैं, एक लोग अच्छा बढ़िया कपड़ा पहन के गए हैं और एक लोगों ने बस वैसे ही कुछ भी कपड़ा ऊपर से डाल लिया है। तो आप देखेंगे मान प्रतिष्ठा में दोनों में अंतर आ जाता है। तो ये जो वस्त्र होते हैं हमें समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाने का भी कार्य करते हैं। बाकी यहाँ पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन की डिमांड आपकी क्या है? क्वेश्चन की डिमांड आपकी है कि प्राचीन काल में, आज की बात नहीं कर रहा है, प्राचीन काल की बात कर रहा है, लोग वस्त्र क्यों पहनते थे?
तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले वस्त्रों को धारण किया जाता था। ये लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, मान प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें आपकी बाद की हैं। लेकिन पहले क्या होता था? पहले हम सुरक्षा के लिए वस्त्र पहनते थे। अब सुरक्षा किसी भी चीज़ से हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा आपका वस्त्र। वस्त्र से मौसम की जो भीषण मार है, उससे हमें रक्षा होती थी, यानी कि सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गया, ओले पड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों से वस्त्र हमें बचा रहा था। लेकिन आपको पता होगा कि ये हमें जानवरों से भी रक्षा करते थे, कीटों से भी रक्षा करते थे। यही कॉन्सेप्ट आपका जब मकान पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी आता है कि मकान हमें क्या करते हैं, कहाँ से, किससे सुरक्षा देते हैं, ठीक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वस्त्र मौसम की जो भीषण मार है, यानी कि जो बहुत कड़क ठंड होती है, ओले पड़ते हैं, प्राकृतिक यानी कि जैसे बहुत तेज़ ये क्या कह सकते हैं, गर्मी हो रही है, बहुत तगड़ी धूप हो रही है, तो इन सब से बचने के लिए हम वस्त्रों को प्राचीन काल में धारण करते थे। तो जब हमने वस्त्रों को पहनना स्टार्ट कर दिया था, क्यों स्टार्ट किया था? हमारा मेन मोटो यही था कि जो हमारे मौसम की भीषण मार है, हम उससे बच सकें, ठीक? फिर धीरे-धीरे आपके और कॉन्सेप्ट आए और आज जो है ये समाज में मान प्रतिष्ठा ये सारी चीज़ें हमें वस्त्रों के थ्रू मिलती हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जादुई रेशा कहा जाता है, किसे कहते हैं? क्या हम जूट के रेशे को कहते हैं? क्या हम रेशम के रेशे को कहते हैं? क्या हम ऊनी रेशे को कहते हैं या हम कृत्रिम रेशे को कहते हैं? तो आपको पता है ना कि कृत्रिम रेशा कौन-सा रेशा? जिसे हम जादुई रेशे के नाम से जानते हैं। हालाँकि ये आपके ऑप्शन में है कृत्रिम रेशा, लेकिन आप हमें बताएँगे कि वो कौन-सा कृत्रिम रेशा है, जिसे हम जादुई रेशे के नाम से जानते हैं और वो किस शताब्दी का चमत्कार है? उसके अगर अन्य नाम आपको याद आएँगे 2-4 तो उनको भी लिख दीजिएगा, ठीक? बाकी आपने पढ़ रखा है कि जादुई रेखा क्या है, 19वीं शताब्दी का चमत्कार क्या है, 20वीं शताब्दी का चमत्कार क्या है, जीवन सुगम्य रेशा कौन-सा है, धो और पहनो रेशा कौन-सा है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है, वस्त्र की लघुत्तम इकाई है। जो हमारा वस्त्र है, वस्त्र की लघुत्तम इकाई क्या है? धागा है। धागा यानी कि जिसे हम थ्रेड कहते हैं या जिसे हम यार्न कहते हैं। रेशा यानी कि जो फाइबर होता है। ऐंठन युक्त धागा या फिर ऐंठन रहित धागा। तो हमें पता है ना कि जब हम वस्त्र की सबसे लघुत्तम इकाई की बात करते हैं, तो वो आपका आता है रेशा। रेशा या फिर तंतु, लेकिन ध्यान रखिएगा इंग्लिश में वो आपका फाइबर होना चाहिए, यार्न थ्रेड नहीं होना चाहिए, ठीक? तो एक बार आप इंग्लिश वर्जन को देखेंगे, हालाँकि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एक ही दिख रहा है जो कि है आपका रेशा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वस्त्र का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर? गृह सज्जा में करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं, पहचान बनाने में किया जाता है या फिर सब में किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं वस्त्र उपयोग की तो आपको पता है कि आज हर एक क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो ऐसा वस्त्रों से कोई भी हमारा ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि वस्त्रों से अछूता रहा हो। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में हम अपने गृह सज्जा में किसका उपयोग करते हैं? वस्त्रों का उपयोग करते हैं। पहचान बनाने में, अच्छा ये बताइए कि जब आप कहीं जैसे आप कोर्ट गए, तो क्या वहाँ पर वकील आपसे बोलता है कि हेलो मैं वकील हूँ, मैं लॉयर हूँ, बोलता है? नहीं बोलता है। कभी आप डॉक्टर को देखेंगे तो डॉक्टर को क्या बताना पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूँ? नहीं, आप उसके गेटअप से पहचान जाते हैं, उसके वस्त्रों से उसको पहचान जाते हैं। कोई पुलिस वाला जा रहा है, तो क्या वो आपसे बोलता है कि हम पुलिस वाले हैं? कोई आपका कोई भी आप देखेंगे सबके अपने-अपने पहचान अलग-अलग होते हैं, यानी कि हम वस्त्रों से ही सबकी अलग-अलग पहचान करते हैं। हर कोई हमसे ये नहीं बताता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। हम उसके वस्त्रों को ही देखकर पहचान जाते हैं कि वो क्या है, ठीक? चलिए, तो इन सभी क्षेत्रों में हम वस्त्र का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है, वस्त्र खरीदते समय
आप जब वस्त्र खरीदने चाहिए कैसे? कार्य क्षमता के अनुकूल, ऋतु और मौसम के अनुकूल, प्रयोजन के अनुकूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप एक पॉइंट यहाँ पर नोट करिएगा, हालाँकि जब हम वस्त्र खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि कार्य क्षमता इसकी कितनी है, किस मौसम के लिए खरीद रहे हैं, प्रयोजन के अनुकूल। तो अब यहाँ पर उपरोक्त सभी तो है नहीं, तो हमें करना क्या होगा कि जब हम वस्त्र खरीदें, तो वस्त्र खरीदने चाहिए हमें प्रयोजन के अनुकूल। हम किस प्रयोजन के लिए अपने वस्त्र को खरीद रहे हैं, यानी कि क्या हम किसी शादी पार्टी के लिए खरीद रहे हैं? किसी एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से ठंडी से बचने के लिए कर रहे हैं, या हमें अब जैसे पता है कि हम घर पे अलग ड्रेस पहनते हैं, बाहर अलग ड्रेस पहनते हैं। क्योंकि घर पर हमारा जो उद्देश्य होता है वो हम कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमें अपने कार्यों को करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि हम ऐसे कपड़े पहन लें झाड़ू के साथ-साथ झाड़ू की हमें आवश्यकता ही ना हो, अपने कपड़े से ही झाड़ू लगा दें। या बर्तन धुलते समय बर्तन ना धुलने के बजाय हमारे बाजू इतने लंबे-लंबे हैं, हम यानी कि हम ऐसे कपड़े पहन लिए हैं जिसकी बाजू बहुत लंबी है और हम जाकर अपना सिंक में बर्तन धुल रहे हैं, उसी के साथ-साथ हमारा कपड़ा भी धुल रहा है। तो जब भी आप वस्त्र खरीदें, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप किस प्रयोजन के लिए खरीद रहे हैं। आप घर के लिए खरीद रहे हैं, किसी शादी पार्टी के लिए खरीद रहे हैं, या आप ऐसे कहीं आने-जाने के लिए। अब जो कपड़े आप शादी में पहनते हैं, क्या वो कपड़े पहन के आप मार्केट आ जा सकते हैं? या जो कपड़े आप शादी में पहन रहे हैं, वो कपड़े पहनकर आप झाड़ू लगाएँगे? नहीं। तो वस्त्रों को खरीदने से पहले हमें अपने प्रयोजन का ज्ञान होना चाहिए, हमें प्रयोजन के अनुकूल ही अपने वस्त्रों को खरीदना चाहिए। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है, वस्त्र की आवश्यकता का कारण नहीं है। मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो कि आपके वस्त्र की आवश्यकता का कारण नहीं है? शरीर को आवरण प्रदान करना, तो बिल्कुल हम अपने शरीर को आवरण प्रदान करने के लिए वस्त्रों को धारण करते हैं। समाज में प्रतिष्ठा, ये हम पहले क्वेश्चन से ही इस लाइन को देखते आ रहे हैं कि वस्त्र जो है हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करते हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि, बिल्कुल हमारे वस्त्र जो हैं हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन फैशन ये वस्त्र की आवश्यकता का कोई कारण नहीं होता है। फैशन क्या है? तो फैशन आपके वस्त्र की आवश्यकता का कोई कारण नहीं होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा फैशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वस्त्र उपयोगी रेशे का गुण है। क्या गुण है? अनुपात है, संतुलन है, कार्य क्षमता है, लाभ है। तो जब हम वस्त्र के उपयोगी रेशे की जो हमारे वस्त्र उपयोगी रेशे हैं, उनके गुण की जब हम बात करते हैं, तो उसमें आपका कार्य क्षमता आता है, ना कि संतुलन, अनुपात या फिर लाभ आता है। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वस्त्र विज्ञान की जानकारी से लाभ होता है। किस चीज़ का? क्या वस्त्र के रख-रखाव का ज्ञान होता है? सामाजिक प्रतिष्ठा होती है? शीत से रक्षा होता है या फिर सुरक्षा होता है? तो अभी आपने क्या देखा? वस्त्र जो हम देखते हैं ये हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं, शीत से रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है वस्त्र विज्ञान की जानकारी का। तो जब आपको वस्त्र विज्ञान की जानकारी होगी तो आप अपने वस्त्रों की रख-रखाव का ज्ञान होगा आपको। आपको पता होगा कि हमें किस कपड़े को आयरन करना है, किस कपड़े को आयरन नहीं करना है। हमें पता होगा कि अगर हम गीले कपड़े रखेंगे तो हमारे कपड़े खराब होंगे, फफूंदी किसमें लगेंगी, किसमें नहीं लगेंगी। किन कपड़ों को हम ड्राई क्लीन करेंगे, किन कपड़ों को हम नॉर्मल धो सकते हैं, किन कपड़ों में हम पानी का उपयोग यानी कि गर्म पानी का उपयोग करेंगे, किन कपड़ों में हम ठंडे पानी का उपयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको वस्त्र विज्ञान की जानकारी से ही मिलती हैं। जब आप टेक्सटाइल नहीं पढ़ रहे थे, तब क्या आपको वस्त्रों के बारे में इतनी जानकारी थी कि कॉटन के वस्त्र पर हमें ब्लीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लिनन के वस्त्र पर ब्लीच करना हार्ड काम होता है। रंग जो हमारे कॉटन पर हैं वो उतने अच्छे नहीं चढ़ते हैं, पक्के नहीं होते हैं। हमें कौन से जो हमारे ऊनी कपड़े हैं क्या हमें उन्हें प्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जब आप टेक्सटाइल पढ़ने लगे यानी कि जब हमने वस्त्र विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया,
तब हमें ये सारी चीज़ें पता चलने लगी। यानी कि जब हम वस्त्र विज्ञान पढ़ेंगे या वस्त्र विज्ञान की जानकारी लेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हमें अपने वस्त्रों का रख-रखाव कैसे करना है। जो वस्त्र हमारे 1 साल चलने वाले थे, वो 2 साल चल जाएँगे। यानी कि हालाँकि मैंने ज़्यादा बता दिया, बट फिर भी आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है, भोजन के पश्चात मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? बहुत साधारण सा क्वेश्चन होता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ कितनी हैं? तो हम बताते हैं 3। क्या? रोटी यानी कि भोजन, कपड़ा और मकान। तो जो रोटी है यानी कि भोजन की बात हो गई। भोजन के बाद दूसरा क्या है? कपड़ा है। यानी कि वस्त्र जो है आपका, ये मूलभूत आवश्यकताओं में दूसरी आवश्यकता आपकी आती है। बाकी आवास आपका तीसरे नंबर पर आता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वस्त्रों का महत्व है किसमें है? आवरण प्रदान करने में, शरीर को गर्म रखने में, कार्य क्षमता में वृद्धि करने में या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि इन सभी क्षेत्रों में इन सभी वजहों से वस्त्र का हमारे महत्व है। हमें ये आवरण प्रदान करने का कार्य करते हैं, शरीर को हमारे गर्म रखने का कार्य करते हैं, कार्य क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वस्त्र का महत्व है। अभी आपने एक पहले देखा था, अभी आपको यहाँ पर एक और मिल गया। वस्त्र सामाजिक वस्त्र का सामाजिक महत्व है, बिल्कुल है। वस्त्र का मनोवैज्ञानिक महत्व है, जी हाँ, बिल्कुल है। यानी कि उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वस्त्र का सामाजिक महत्व भी है, वस्त्र का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। यानी कि उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है, गृहिणी के बजट में परिधान ऐसी वस्तु है जो महत्वपूर्ण व आवश्यक होने के साथ साथ सस्ती भी है। क्या ये कथन है आपका सत्य है, असत्य है, संबंधित ही नहीं है, विवादित है? तो आपको पता है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो उसमें परिधान एक हमारा एक ऐसा वस्तु होता है जिसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे लिए आवश्यक भी होते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह से सस्ते नहीं होते हैं। आपके ये जो वस्त्र हैं ये बहुत ही महँगे होते हैं, तो ये कथन आपका पूर्णतः असत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है, तंतुओं को परीक्षण करने का तरीका है। आप तंतुओं का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? दहन के द्वारा, तंतु तोड़ परीक्षण करते हैं, सिल्वट परीक्षण करते हैं या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ना कि ये सारे के सारे तरीके होते हैं। सिर्फ यही नहीं, यही 3 तरीके नहीं, करीब-करीब आपने 7-8 तरीके पढ़े हैं, जैसे कि स्याही परीक्षण, तेल परीक्षण, जलाना, तोड़ना, भंजन, विभंजन, ये सारे आपने परीक्षण पढ़ रखे हैं। तो ये तीनों के तीनों आपके तंतुओं के परीक्षण के तरीके होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तंतु में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? प्रोटीन जगत के तंतु के बारे में आपको बताना है। क्या ये कपास है, ऊन है, रेयॉन है या फिर नायलॉन है? तो हमने जब ये रेशों का वर्गीकरण किया था तो वहाँ पर 2 प्रकार से वर्गीकरण किया था। एक आपका था प्राकृतिक और एक आपका था कृत्रिम। जब प्राकृतिक की बात आई थी तो हमने 3 देखा था, वानस्पतिक जगत, प्रोटीन जगत और खनिज जगत। प्रोटीन जगत में आपने 2 रेशे देखे थे, एक आपका ऊन था, दूसरा आपका रेशम था। ठीक? रेशम और ऊन ये दोनों के दोनों आपके प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं। अब एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेशे यानी कि जो ऊन है और जो रेशम है, इन दोनों में कौन-कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ठीक? दोनों में अलग-अलग प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन कौन-कौन सी आप बताएँगे? हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तंतु में सेलुलोज पाया जाता है? क्या रेयॉन में पाया जाता है, नायलॉन में पाया जाता है, रेशम में पाया जाता है या फिर ऊन में पाया जाता है? आपको पता है कि नायलॉन क्या है? कृत्रिम रेशम है, कृत्रिम रेशा है। रेयॉन और ये रेशम और ऊन ये दोनों हमारे
प्रोटीन जगत के रेशे हैं, जबकि आपको पता है कि रेयॉन में क्या मिलाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। ये मानव निर्मित प्रथम सेलुलोज़िक रेशा है। क्या? रेयॉन हमारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कोकून से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? कपास प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, रेयॉन प्राप्त होता है, लिनन प्राप्त होता है। तो आपको पता है ना कोकून से हमें क्या मिलता है? तो कोकून से आपको मिलता है रेशम। क्या मिलता है? कोकून से आपको रेशम मिलता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। लिनन वस्त्र छूने में वह चिकने होते हैं। यानी कि जब हम लिनन के वस्त्रों को छूते हैं तो वो कैसे होते हैं? एक तो चिकने होते हैं, लेकिन साथ में वो गर्म होते हैं, शीतल होते हैं, खुरदुरे होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना कि ये अपनी शीतलता के लिए ही जाने जाते हैं। कौन? ये जो आपके लिनन होते हैं, इसको हम राजसी वस्त्र कहते हैं, वैभव का प्रतीक कहते हैं। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मिस्र में मम्मी को लपेटने का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर है? वो मिस्र में है। और किस कपड़े में लपेटते हैं? तो इसी हम लिनन के वस्त्र में लपेटते हैं। यानी कि लिनन के वस्त्र छूने में शीतल यानी कि ठंडे और साथ ही साथ चिकने भी होते हैं। ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य होता है क्या है? यानी कि जब हम पर्याप्त मजबूती की बात करते हैं तो मजबूती का मतलब क्या होगा? क्या रेशों की खिंचाव तनाव सहने की क्षमता होती है? रेशे की अत्यधिक लंबाई होती है? रेशे की शीघ्रता से अपनी खोई हुई पूर्वाकृति को प्राप्त करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जब हम मजबूती की बात करेंगे तो मजबूती का अर्थ होता है कि रेशे में खिंचाव व तनाव सहने की क्षमता कितनी है, ये उसकी मजबूती होती है। लेकिन जब पूर्व आकृति ग्रहण करने की क्षमता आती है, पूर्व आकृति को ग्रहण, जब आप उसे लंबाई में खींचते हैं और खींचने के बाद वो अपनी पूर्व आकृति को धारण कर लेता है, तो ये आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। ठीक। चलिए, इसी के साथ साथ आपका एक टर्म आता है प्रतिस्कंदता, जो कि ऊन में सर्वाधिक पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मानवकृत रेशे का निर्माण हुआ कब? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, या फिर 20वीं शताब्दी में? तो आप जानते हैं कि जो मानवकृत रेशे थे, यानी कि जिसे हम कृत्रिम रेशे कहते हैं, उसका निर्माण हुआ 20वीं शताब्दी में। कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। एक बार आप बताइएगा 19वीं शताब्दी का चमत्कार क्या है और 20वीं शताब्दी का चमत्कार क्या है? हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। प्रत्यास्थता का अर्थ होता है, अभी अभी एक क्वेश्चन पहले हमने आपको प्रत्यास्थता के बारे में बताया था। क्या ये रेशों द्वारा अपने पूर्व लंबाई को प्राप्त करना है? रेशों द्वारा अपने पूर्व आयतन को प्राप्त करना है? रेशों को आपस में सटने का गुण है, या फिर उपरोक्त सभी? जब हम बात करेंगे प्रत्यास्थता की, तो प्रत्यास्थता वो होता है जब आप रेशों को लंबाई में खींच देते हैं और खींचने के बाद वो पुनः अपनी, मतलब खींचने के बाद जब आप उसे छोड़ देते हैं, तो छोड़ने के बाद वो अपनी पुनः आकृति को धारण कर लेता है। इसको हमने कई बार किया होगा। जब आप पहले जब छोटे थे, तब आपके पास एक टिक टैक पेन होती थी, यानी कि वो टिक टिक करने वाली, जो हम टिक टिक कर देते थे, उसमें एक स्प्रिंग लगी रहती थी। स्प्रिंग को हम निकालते थे, खींचते थे और खींचने के बाद छोड़ देते थे, तो स्प्रिंग अपने जो उसका पूर्व आयतन था या पूर्व लंबाई होती थी, उसी के आकार में वो आ जाता था। तो वही आपकी प्रत्यास्थता कहलाती थी। ठीक। और ये जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा 9th में, आई थिंक 9th या 10th में पढ़ा होगा, तब आपने इस प्रैक्टिकल को ज़रूर किया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। छोटा रेशों का छोटे रेशों को कहा जाता है? स्टेपल कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं छोटे रेशों की, तो हम उसे कहते हैं स्टेपल। लेकिन जब हम बात करते हैं बड़े रेशों की, तो उसे हम कहते हैं फिलामेंट। और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्राकृतिक जगत में जितने भी रेशे पाए जाते हैं, वो सारे के सारे आपके स्टेपल होते हैं, सिवाय किसके? सिवाय रेशम के।
रेशम आपका एक ऐसा रेशा है जो कि फिलामेंट होता है, जिसका मेज़रमेंट हम मीटर में करते हैं। बाकी सारे के सारे जो प्राकृतिक जगत के रेशे हैं, हम उनको इंच में या फिर सेंटीमीटर में उनका मापन करते हैं, उनका मेज़रमेंट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तनाव सामर्थ्य कहलाता है क्या? रेशे के द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता, धागों द्वारा दबाव व झटके को सहने की क्षमता, या फिर इनमें उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। जब हम बात करते हैं तनाव सामर्थ्य की, तो तनाव सामर्थ्य में ये दोनों आ जाते हैं, मतलब रेशे के द्वारा दबाव और झटके को सहने की क्षमता, साथ ही साथ धागों के द्वारा दबाव व झटके को सहने की क्षमता। ये दोनों ही आपके तनाव सामर्थ्य को दर्शाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। बेसिकली ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जब आपने पहली क्लास ली होगी टर्मिनोलॉजी की, यानी कि टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी, तब वहाँ पर आपने ये सारी चीज़ों को पढ़ा है। बंधन क्षमता का अर्थ होता है क्या? रेशों की आपस में सटने के गुण, रेशे की शीघ्रता से पूर्वाकृत ग्रहण करने का गुण, रेशों की शीघ्रता से अपनी पूर्व लंबाई को ग्रहण करने के या पूर्व लंबाई प्राप्त करने का गुण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बंधन क्षमता का मतलब होता है कि रेशों का आपस में सटने का गुण। लेकिन जब हम कहते हैं रेशों की शीघ्रता से पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेना, तो वो आपका आपका प्रतिस्कंदता कहलाता है। मतलब जैसे कि जब आपने किसी चीज़ पर कोई दाब दिया और दाब देने पर वो बिल्कुल दब गया, लेकिन छोड़ने के बाद वो फिर से, जैसे आप देखते हैं वो, जैसे हम बात करते हैं कंबल, ठंडी है, आप कंबल को फ़ोल्ड कर लीजिए, 3-4 परतों में फ़ोल्ड कर लीजिए, उसको दाबिए, वो दब जाएगा। लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे, वो अपनी पूर्व आकृति को धारण कर लेगा, ये आपका प्रतिस्कंदता होता है। लेकिन जब हम लंबाई की बात करते हैं, लंबाई में खींचने के बाद जब हम उसे छोड़ते हैं, तो जो हमारा रेशा है या जो हमारा धागा है, वो अपनी पूर्व आकृति को धारण कर लेता है, यानी कि पूर्व लंबाई को धारण कर लेता है, तो वो आपका वो आपका प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। रेशों की ज्वलनशीलता की माप की जाती है किससे? रेशों के घनत्व से, रेशों की अनम्यता से, रेशों की प्रत्यास्थता से, या फिर समय से। तो जब हम रेशों की ज्वलनशीलता की माप करते हैं, तो वो समय से करते हैं। ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सबसे आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थता पाई जाती है किसमें? प्रत्यास्थता रेशम में, लिनन में, कपास में, या फिर ऊन में। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम प्रत्यास्थता की बात करेंगे, हालांकि प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता दोनों पाई जाती है, तो जब हम प्रत्यास्थता की बात करते हैं, तो ये आपके ऊन में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक? कपास में इसका अभाव देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हालांकि जब आप ये कपास पढ़ेंगे, कपास का टॉपिक करेंगे, तो वहां पर चीजों को फिर से एक बार देखेंगे। सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा, हल्का, आकर्षक एवं सुंदर रेशा है कौन? कपास है, लिनन है, रेशम है, या फिर ऊन है? क्वेश्चन आपका क्या है कि सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा, सबसे हल्का, सबसे सुंदर रेशा की बात की जाएगी, तो वो आपका लिनन होता है। सॉरी, ये आपका क्या होता है? ये आपका रेशम होता है। लिनन तो जब हम वानस्पतिक जगत की बात करेंगे तब वो आ जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ पर प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, तो वो आपका रेशम हो जाता है, जिसका मेजरमेंट हम फिलामेंट में करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। रेशों की पहचान परीक्षण में सर्वाधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन-सा है? आपको पता है ना कि जब रेशों का परीक्षण किया जाता है, तो उसमें हम कई प्रकार के परीक्षण करते हैं। कभी तेल परीक्षण, कभी नमी परीक्षण, स्याही परीक्षण, साथ ही साथ सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, बाह्य आकृति परीक्षण, विदीर्ण परीक्षण, ये कई प्रकार के परीक्षण करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विश्वसनीय परीक्षण क्या है? क्या सूक्ष्मदर्शी का परीक्षण है, बाह्याकृत परीक्षण है, वस्त्र विदीर्ण परीक्षण है, या फिर स्याही परीक्षण है? तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि स्याही
नमी और तेल। ये तीनों परीक्षण सिर्फ और सिर्फ हम लिनन और कपास पर ही करते हैं। जब हम रेशों की पहचान की सबसे सबसे विश्वसनीय विधि की बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाता है सूक्ष्मदर्शी परीक्षण। क्या आता है? तब इसमें आपका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण आ जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कहा जा रहा है कपास के रेशे देखने में होते हैं कैसे? चमकीला, चिकना, सीधा, कड़कीला लगता है। चिकना, चमकदार, फुज्जीदार दिखता है। हल्का, लंबा, चमकदार एवं सुंदर लगता है। भद्दा, सख्त, खुरदुरा एवं फुज्जीदार दिखता है। तो जब आप बात करेंगे कपास की, तो कपास के रेशे देखने में आपको भद्दे, सख्त, खुरदुरे और फुज्जीदार दिखाई देते हैं। ठीक, ये इसकी विशेषता है, ध्यान रखिएगा। भद्दे दिखाई देते हैं, सख्त होते हैं यानी कि कड़े होते हैं, खुरदुरे होते हैं, इनका टेक्सचर कैसा होता है? खुरदुरा होता है और ये फुज्जीदार दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सभी प्राकृतिक वर्ग के रेशों में सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? कपास का है, लिनन का है, रेशम का है या फिर ऊन का है? कॉन्सेप्ट आपका वही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन किया, तो सभी प्राकृतिक वर्गों में अगर सबसे मजबूत रेशे की हम बात करेंगे तो वो आपका सिल्क होता है, वो आपका रेशम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। कपास के रेशे ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, कपास के रेशे कुसंवाहक होते हैं, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करेंगे कपास के रेशों की, तो कपास के जो रेशे होते हैं ये आपके अच्छे संवाहक होते हैं। आपको पता है कि गर्मी के सीजन में हम क्या करते हैं? कपास के कपड़े पहनते हैं यानी कि कॉटन के कपड़े पहनते हैं जो कि ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कह रहा है रेशम के वस्त्र पर क्षार का, जब आप रेशम के वस्त्र पर क्षार का प्रयोग करते हैं तो वो क्या प्रभाव देता है? प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेशे कमजोर हो जाते हैं, रेशे रंगहीन हो जाते हैं, रंग खराब हो जाता है तथा वह धीरे धीरे घुल जाते हैं। जब हम रेशम की बात करते हैं तो रेशम में क्या होता है? रेशम में जब आप क्षार का प्रयोग करते हैं तो रंग इसका खराब हो जाता है और यह धीरे धीरे घुल जाता है। रेशा आपका क्या होता है? रेशम का रेशा जब आप इस पर क्षार डालते हैं तो ये रंग को खराब कर देता है और धीरे धीरे आपके जो रेशे होते हैं वो घुल जाते हैं। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, जो कि है अम्ल के प्रभाव से कपास के रेशे पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि जब आप अम्ल का प्रयोग करते हैं कपास पर तो क्या दिखाई देता है? पहले रंगहीन हो जाता है, फिर वो बाद में घुल जाता है। रेशे घुलते नहीं हैं बल्कि फूल जाते हैं। रंग खराब हो जाता है, धीरे धीरे घुल जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जब आप बात करेंगे अम्ल के प्रभाव की और वो भी कपास पर, इससे पहले आपने क्या देखा था? प्रोटीन जगत का रेशा रेशम की बात की थी। अभी हम सेलुलोजिक रेशा कपास की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस पर अम्ल डालते हैं तो इसका प्रभाव ये होता है कि पहले तो ये रंगहीन होता है, रंगहीन होने के बाद ये घुल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कपास के जलने पर, यानी कि जब आप दहन परीक्षण करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षण से ही लिए गए हैं, तो जब आप कपास का जलाकर दहन परीक्षण करते हैं तो वो आपको क्या देखने को मिलता है? क्या इसमें बाल जलने जैसी गंध आती है तथा राख काली, कुरकुरी और फुसफुसी होती है? कागज जैसे जलने की गंध आती है तथा राख काली, गोलाकार, फुसफुस, दानेदार एवं कुरकुरी होती है। कागज जैसे जलने की गंध आती है, राख धूसर रंग की, हल्की एवं फुरफुरी होती है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जब हम बाल के जलने की बात करेंगे तो ये आपके प्रोटीन जगत के जो रेशे होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि जब आप प्रोटीन जगत के रेशों को जलाते हैं तो इसमें बाल के जलने की जैसी गंध आती है। लेकिन हम कपास की बात करते हैं तो इसमें
कागज के जलने जैसी आपको गंध आएगी, यानी कि जब आप कपास के रेशे को जलाएँगे तो इसमें कागज के जलने जैसी गंध आएगी, साथ ही जो राख उसमें निकलेगी, जो उसकी राख होगी वो हल्की धूसर रंग की होती है और फुरफुरी होती है, ठीक? ये आप दहन परीक्षण में देखते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ऊन के रेशे में सिलवट शीघ्रता से पड़ता है, शीघ्रता से नहीं पड़ता, देरी से पड़ता है तथा इसे हटाने के लिए इस्त्री करना ज़रूरी है, इस पे बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ऊनी कपड़े, ठंडी का सीज़न है, आप सभी ने ऊनी कपड़े पहन रखे हैं, आपने कितनी बार प्रेस किया अपने ऊनी कपड़ों को? एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऊनी कपड़े होते हैं या जो हमारे ऊनी रेशे होते हैं, ऊनी रेशों में सिलवट पड़ती ही नहीं है, मतलब इसमें बिल्कुल भी सिलवट नहीं पड़ती है। हम कभी अपने ऊनी कपड़ों को प्रेस नहीं करते हैं। प्रेस नहीं करते क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हमारे ऊन जो है उसमें सिलवट आती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है रेशे तोड़ परीक्षण में रेयॉन के टूटे हुए सिरे कैसे दिखाई देते हैं? क्या ये सूक्ष्म, महीन, चमकदार, चिकनी एवं कांतिमय दिखते हैं? पेड़ की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के समान दिखते हैं? घुमाव लिए हुए लहरदार एवं सर्पिलाकार दिखते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि जब हम रेयॉन का रेशा तोड़ परीक्षण करते हैं, तो उसमें हमारे जो रेयॉन के टूटे हुए सिरे हैं, वो पेड़ की डालियों के शाखे यानी कि पेड़ की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के समान आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि पेड़ में अनेक प्रकार की डालियाँ जो होती हैं, यानी कि जो आपके पेड़ में डालियाँ होती हैं, डालियों में अनेक शाखाएँ निकली होती हैं, वैसे ही आपका रेयॉन बिल्कुल दिखाई देता है, जब आप उसका रेशा तोड़ परीक्षण करते हैं। और रेशों के परीक्षण के कोई 1, 2, 3 तरीके नहीं हैं, इसके तमाम तरीके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा जो विश्वसनीयता यानी कि सबसे विश्वसनीय कौन-सा होता है? सूक्ष्मदर्शी परीक्षण होता है, ठीक? बाकी सब में कुछ मेल खाते हैं, कुछ नहीं मेल खाते हैं, हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं या हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं इन सभी परीक्षणों पर, ठीक? लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी से करेंगे, तो हम जान जाएँगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। रेयॉन का रेशा कैसा होता है? गीली अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है, सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है, गीली और सूखी दोनों अवस्थाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हर एक अवस्था में एक समान होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा जब हम रेयॉन की बात करते हैं तो ये आपकी गीली अवस्था में कमजोर हो जाता है, जबकि सूखी अवस्था की बात करते हैं तो ये सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है। क्या? जो आपका सूखी अवस्था में रेयॉन जो होता है वो अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। नमी परीक्षण किया जाता है। जो नमी परीक्षण हुआ, आपका स्याही परीक्षण हुआ, आपका तेल परीक्षण, तीनों के लिए आप ध्यान रखेंगे ये किस पर होता है? क्या ऊनी वस्त्र पर होता है? ऊनी रेशमी वस्त्र पर होता है? लिनन और सूती वस्त्र पर होता है या फिर नायलॉन के वस्त्र पर होता है? तो तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। चाहे हम बात करें नमी परीक्षण की, चाहे हम बात करें स्याही परीक्षण की, चाहे हम बात करें तेल परीक्षण की, ये तीनों के तीनों परीक्षण अगर आप लिनन और सूती वस्त्रों पर करते हैं तो ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बाकी किसी पर नहीं होता है। तो मतलब हम इन्हीं दोनों पर ये परीक्षण करते ही हैं, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फिर से आ गया यहाँ पर तेल परीक्षण नहीं किया जाता है, सूती पर नहीं होता, लिनन पर नहीं होता, रेयॉन पर नहीं होता या फिर सभी पर नहीं होता। तो हमें पता है हमने अभी-अभी आपको तीनों बताया कि चाहे तेल परीक्षण हो, चाहे स्याही परीक्षण हो, चाहे आपका नमी परीक्षण हो, ये हम सूती और लिनन पर ही करते हैं। सूती और लिनन पर ही करते हैं यानी कि ये जो रेयॉन है, रेयॉन पर हम नहीं करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। स्याही परीक्षण किन वस्त्रों पर किया जाता है? हालांकि तीनों मैं आपको 3 बार बताई, आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास और लिनन। यानी कि जो स्याही परीक्षण किया जाता है वो कपास और लिनन पर किया जाता है। यही 3 आपके ऐसे परीक्षण हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों पर हम करते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है सूती वस्त्र पर यदि तेल की बूंद गिराया जाए,
जो आपका कॉटन का कपड़ा है, जब आप कॉटन के कपड़े पर तेल की एक बूँद गिराते हैं, तो उस पर जो बनने वाला धब्बा होता है, वो धब्बा आपको कैसा दिखाई देता है? क्या अपारदर्शी धुंधला दिखाई देता है, अंधकार युक्त दिखाई देता है या फिर गंदा दिखाई देता है या फिर ये सारे के सारे इसकी ही प्रॉपर्टीज़ होते हैं? तो ध्यान रखिएगा जब हम सूती बात कर रहे हैं, सूती कॉटन के कपड़े पर जब हम एक बूँद तेल गिराते हैं तो जो इस पर बनने वाला धब्बा होता है वो आपका अपारदर्शी, धुंधला, अंधकारयुक्त और गंदा दिखाई देता है। इसके विपरीत जब आप कपास की बात करेंगे तो कपास पे आपको पारदर्शी दिखाई देगा, पारदर्शी है तो इसका मतलब वो चमकदार दिखाई देगा, ठीक? चलिए, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो गया। ये थे आज के पूरे 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन आपको नए लगे होंगे, अगर जो नए लगे हैं तो उन्हें आपने नोट डाउन कहीं न कहीं ज़रूर किया होगा। क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट करना ना भूलिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आज हालाँकि क्वेश्चन आपसे कम पूछे गए क्योंकि आज आपके टेक्सटाइल का दूसरा दिन था। आपकी प्रैक्टिस पहली थी। ज़्यादा अभी हमने इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। जैसे-जैसे हमारी प्रैक्टिस सेट बढ़ती जाएँगी, वैसे-वैसे आपके क्वेश्चनों की संख्या जो होगी, वो बढ़ती जाएगी। उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आपने इस सेशन को एन्जॉय किया होगा। कितने क्वेश्चन आपने 45 में से सही किए बताना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन वगैरह करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।